हे फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद हारून। जैसा कि आपसे वादा किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसी सिलसिले में पहला वीडियो है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो पीरियड है वो 1885 से लेकर 1947 तक को माना गया है, जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। कभी हमारा डिमांड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एम्प्लॉयमेंट में हायर पोस्ट का होगा, कभी हम डिमांड करेंगे स्वराज की, कभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और इस तरह से बहुत सारे अदवार से गुजरता हुआ हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडिपेंडेंस तक पहुंचता है। 1885 से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1905 आते आते मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हो जाती है। इसके बाद की पॉलिटिक्स में मोर और लेस यही दो पार्टी है जो नुमाया किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये दो पार्टी अचानक से नहीं है, हर एक चीज के पीछे एक वजह होती है। अगर हम डायरेक्ट नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ें तो नो डाउट हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसके बैकग्राउंड को अगर ना समझे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आखिर चीजें या जो भी इवेंट्स हो रही है इंडियन सिनेरियो में ऐसा क्यों हो रही है। उसकी एक वजह समझने के लिए अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन ऑर्गेनाइजेशंस के बनने की एक अपनी वजह थी, और जैसा हर चीज के पीछे एक वजह होती है, बिना वजह इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ। अब इन वजहें, इसकी मुख्तलिफ वजहें जो थी वो क्या थी, नहीं थी, क्यों वो अराइज हुई, इन्हीं चीज़ों को अगर हम पहले पढ़ लें तो मेरा ये मानना है कि हम अपने जो भी चीज़ आगे में पढ़ने वाले हैं, उसके लिए एक बैकग्राउंड क्लियर रखते हैं, एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो नेशनलिज्म इंडियंस के अंदर उभरी, इस सिलसिले में हम पहले उसके वजहों को पढ़ रहे हैं, कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं, फिर इसके आगे हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते रहेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस या कॉजेज ऑफ राइज ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। आप कुछ भी इसको कह लीजिए, ये चलेगा अपना। तो इसमें बहुत सारे कॉजेज है, एक एक करके देखते हैं। कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। सबसे पहला जो कॉज है वो तो डिसकॉन्टेंट है। डिसकॉन्टेंट ऑफ डिसकॉन्टेंट अमंग इंडियंस। डिसकॉन्टेंट अमंग द इंडियंस। नाउ ये इंडियंस एक्चुअली कौन था? ये इंडियंस असल में थे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ही क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास, ठीक है, जो अपर क्लास थे उसको गवर्नमेंट का पैट्रोनेज था। जो लोअर क्लास है वो बस मजदूर थे, वो मर रहे थे। मिडिल क्लास इकलौता क्लास बचा हुआ था जो उस वक्त एजुकेशन की तरफ या गवर्नमेंट के अप्रोच की तरफ मूव कर रहा था। अब इस मिडिल क्लास में डिसकॉन्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग पढ़ लिख रहे थे। पढ़ लिखने लिखने के बाद कुछ यहाँ से लंदन भी गए, तो वहां से लंदन के माहौल को देखा, इंडिया में उसके डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया, और फिर गवर्नमेंट से अकॉर्डिंगली अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश करी। डिस्कॉन्टेंट होने की वजह क्या थी? डिस्कॉन्टेंट होने की वजह सबसे पहले अगर हम बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 ना। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया ऑल पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वली। ट्रीटेड इक्वली का मतलब होता है कि नो रेसिज्म। कोई रेसिज्म नहीं होगा इंडिया में। आप इंडियन हैं, हम आप ब्लैक हैं, आप कोई व्हाइट है, कोई ब्राउन है, इस चक्कर में रेसिज्म नहीं होगा। और अगर रेसिज्म नहीं होगा, क्या मिलेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी है तो आपको और एक चीज मिलेगा, हायर पोस्ट में अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट टू हायर पोस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है? कुछ भी नहीं। ग्राउंड लेवल पे इसका कुछ भी रियलिटी दिखता नहीं है। जस्ट ये बोला गया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, रेसिज्म नहीं होगा। रेसिज्म तब भी चला था
इक्वल अपॉर्चुनिटी तो छोड़ दीजिए, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली थी। अगर हम इस बात को गौर करें कि अपॉर्चुनिटी क्या मिली थी नहीं मिली थी, थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ कि कितना मार्जिनाइज सेक्शन माना गया था हमें। जस्ट एक चीज इस पे और पढ़ लूँ, उसके बाद एक और एक्ट आया था जिसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अच्छे दिन का पहला हुआ था, यही से शुरू होता है। रानी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पे जाति कर रही थी, जुल्म कर रही थी, आपके साथ पार्शियलिटी था, रेसिज्म था। भले हमने पार्लियामेंट से लॉ बनाया, लेकिन उनकी गलती थी, उन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी का बोरिया बिस्तर बंद कर रहे हैं, और यहाँ पे अब जो रूल होगा, ये रूल होगा क्राउन का। क्राउन यानी रानी का। रानी का रूल क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा है कि रानी के रूल में इंग्लैंड में सारे लोग खुश है, तो इंडिया भी चूंकि ब्रिटेन का ही टेरिटरी है, कॉलोनी है, तो हम जब अपने रूल में आप जब हम यहाँ पे रूल करना शुरू करेंगे तो आपकी हालत भी बदल जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। जो क्राउन रूल में जो सबसे बड़ा वादा किया गया था इंडियन से, वो ये था नो डिस्क्रिमिनेशन। वादे तो बहुत सारे थे, लेकिन हम मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो नो डिस्क्रिमिनेशन बोला गया, ऐसा हुआ नहीं। अब नो डिस्क्रिमिनेशन के नहीं होने के कारण दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला गया नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। 1857 के बाद जो नतीजा आया उसमें मुस्लिम हो गए खराब और हिंदू हो गए अच्छे। ब्रिटिश की पॉलिसी बड़ी अच्छी थी कि वो लोग जब जरूरत पड़ी उसको अपना दोस्त बना लिया। 1857 से पहले मुस्लिम इनके दोस्त थे, राजा राम मोहन राय को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। 1857 के बाद हिंदू इनके दोस्त हो गए, सैयद अहमद को स्ट्रगल करना पड़ा। 1875 के बाद मुस्लिम फिर से इनके लिए अच्छे हो जाते हैं। 1885 के बाद मुस्लिम और हिंदू दोनों ही खराब होना शुरू होते हैं। फाइनली जब 1905 का पीरियड आता है, जिसमें अनुशीलन समिति बहुत बड़े एक्टिव रोल को प्ले कर रहा होता है, उस वक्त मैक्सिमम मेंबर्स या ऑलमोस्ट सारे के सारे मेंबर्स वो हिंदू होते हैं। तो हिंदू उनके लिए खराब हो जाते हैं, फिर मुस्लिम की दोस्ती बढ़ाई जाती है और मुस्लिम लीग को फाउंडेशन या एस्टेब्लिशमेंट करवा दिया जाता है। 1916 तक मुस्लिम लीग इन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं, यानी मुस्लिम अच्छे हैं। 1916 में जैसे ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का टाई अप होता है, मुस्लिम फिर खराब हो जाते हैं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम का डिवीजन शुरू होता है, क्योंकि अब तो हिंदू इनके साथ में खड़े हैं नहीं। तो ब्रिटिश का ये जो रिलीजन को एक बेस बनाकर या प्लेस ऑफ बर्थ को बेस बनाकर हम बंटवारा नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, पार्शलिटी राइज नहीं करेंगे, ये सारी चीजें बोगस थी। रियलिटी में इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। जो इस एक्ट में बोला गया उसके प्रोविजन से और प्रैक्टिस से दोनों में काफी, अगर हम कंपैरिजन करें तो डिफरेंस था। तो एक चीज और आ गया था, जब ये क्वींस प्रोक्लेमेशन आया जिसमें बोला गया कि हम अपॉर्चुनिटी बराबर देंगे। ठीक है, पॉपुलरली इसको बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में हुआ था बाय लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड एक दो इन्फॉर्मेशन जस्ट इससे कनेक्टेड बोल रहा हूँ। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑल्सो फर्स्ट, ना इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो बहुत सी बुक में या बहुत से लोग ऐसे बताते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत से लोग इसको इस तरह बताते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट खत्म होता है और वायसराय का पोस्ट बन जाता है, बट रियलिटी ये नहीं थी। रियलिटी ये थी कि जब 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन आया, तो उस वक्त दो तरह के किंगडम यहाँ पे चलने लगे, या दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगे। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की यानी क्राउन की, और दूसरा यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट में, मतलब दो राजा आपको देखने मिलेगा या दो रूलर्स देखने मिलेंगे। एक आपकी अपनी टेरिटरी के रूलर्स और एक ब्रिटिश प्रोविंस के रूलर, जो रानी हुआ करती थी या जो भी उस वक्त तख्त पे दिल्ली ब्रिटेन के तख्त पे बैठेगा वो। तो जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रोविंस में अपना रोल प्ले कर रहा होगा, तो उस वक्त इसका डेजिग्नेशन होगा गवर्नर जनरल। लेकिन यही गवर्नर जनरल जब किसी और राजा से डील कर रहा होगा, जो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, तो वहां पर ये नुमाइंदा होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा क्वीन का, इसलिए वो वाइसरॉय कहलाएगा। इसलिए उसका डेजिग्नेशन एक्चुअल में था गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हम लोग जनरली बोल देते हैं, वो एक अलग इशू है। इंडिया में चलता चला था, वाला लॉजिक है, कुछ भी चल जा रहा है।
लेकिन रियलिटी की बात करें तो ये डेजिग्नेशन था। तो लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया। इन्होंने ही इलाहाबाद में 1 नवंबर को, 1 नवंबर को 1858 में इलाहाबाद में क्वीन के प्रोक्लेमेशन को रीड किया था। अब ये प्रोक्लेमेशन के रीड का इफेक्ट ही समझिए कि लोग इस बात पे सब्र बांध लिए कि हाँ रानी का राजपट आ रहा तो बहुत अच्छा होगा, बट रियलिटी कुछ और रहती है। रियलिटी जो है वो हम लोग पढ़ ही रहे थे। जब रानी ने इस प्रोक्लेमेशन में कहा कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, इस प्रोक्लेमेशन में क्या मिला था? एम्प्लॉयमेंट। ये वादा था, ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब 1867 में एक सर्वे किया गया था, 1867 में एक सर्वे हुआ था जिसमें टोटल नंबर ऑफ सिविल पोस्ट, नंबर ऑफ सिविल पोस्ट थे 13,431, बट मैक्सिमम पोस्ट या तो इंग्लिश पीपल उन्होंने होल्ड करके बैठा था, या फिर मैक्सिमम जो है, या फिर एंग्लो इंडियंस जो थे उन्होंने होल्ड कर रखा था। इंडियंस के हिस्से में ना के बराबर जो चीजें थी वो थी। तो ये एक डिसकॉन्टेंट था। Now, ये जो पोस्ट था ये कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं था। उस वक्त इस पोस्ट पे काफी बड़ा, उस वक्त के हिसाब से काफी बड़ी सैलरी थी। 75 रुपी पर मंथ की सैलरी मिलती थी उस जमाने में, 1867 में। तो किसी को भी जब आप ऑफर करने के जॉब इक्वालिटी को प्रोवाइड करेंगे, उसको मौका नहीं मिलेगा तो वो डिसकॉन्टेंट वहां पे आना ही था। तो ये मिडिल क्लास का मेन डिसकॉन्टेंट था एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड हेस्टिंग्स शुरू से जो लोग आ रहे थे, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये दोनों ने इंडियन के बारे में काफी पुअर, कॉर्नवालिस पुअर ओपिनियन रखते थे। इवन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बार लिखा था, एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान, उस वक्त इंडिया का नाम हिंदुस्तान था, इज करप्ट। मतलब इनकी नजर में जितने भी नेटिव्स है ना वो सारे करप्ट है, क्योंकि अपना पास्ट इतिहास था। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, जगत सेठ थे, उमी चंद थे, मीर जाफर, और बहुत सारे लोग थे। टीपू सुल्तान का तरफ से भी जो टीपू सुल्तान की हार हुई थी, तो उसमें उनके ही लोग थे, आपस में लोग लड़ रहे थे। तो इनके बेसिस पे इन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया, लेकिन इसका ये मतलब था कि सारे के सारे इंडियन चोर है। इन्होंने अपना नैरेटिव बना दिया कि सारे के सारे इंडियन जो है वो चोर है या करप्ट है। अब इस करप्शन के चक्कर में इन लोगों ने इंडियंस को हायर पोस्ट पे कभी आने का मौका नहीं दिया। एक रीजन तो ये था कि रेसिज्म था, रेसिज्म की वजह से हम हायर पोस्ट पे आने नहीं देंगे। खैर रेसिज्म के बारे में थोड़ी देर बात करूंगा। हायर पोस्ट पे आने नहीं दूंगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो एलिजिबल है उनको भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि करप्ट है। ये सिलसिला भले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या हेस्टिंग ने शुरू में कह दिया होगा, लेकिन इसको हर एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने फॉलो किया था, उसको स्ट्रिक्टली माना था कि इनको अगर हायर पोस्ट पे, बड़े ओहदे पे दे देंगे तो हमारी इक्वलिटी में खड़े हो जाएंगे, और ये इक्वलिटी हमको एक्सेप्ट नहीं होगी। नतीजा क्या हुआ? रानी ने तो वादा किया था। तो एक एग्जाम हुआ था, इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज, 1876 में। लॉर्ड लाइटन लॉर्ड लाइटन ने इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज के रूल्स में कुछ चेंजेस लाया। चेंजेस ये था कि मैक्सिमम एज जो था ना चेंज करा दी। ICS ये हो गया 20, ये हो गया 19 ईयर्स। और एक चीज, जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा लंदन में। अब एक इंडियन को 19 साल की एज तक ICS जैसे एग्जाम में फेस करने के लिए जितनी इंग्लिश जाननी जरूरी थी वो सीख नहीं पा रहा था। एग्जाम लंदन में, तो सारे लोग ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि लंदन जाए। इसके खिलाफ डिस्कॉन्टेंट शुरू हुआ 1887 में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने काफी प्रोटेस्ट किया, पूरी इंडिया का दौरा किया, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का दौरा किया। उसमें इंडियंस को बताया कि हमारे साथ क्या पार्शलिटी हो रही है। इंडियंस ने उनका काफी सपोर्ट किया। पिटीशन हुआ, लाल मोहन घोष के हाथ से पिटीशन लंदन भेजा गया। और फाइनली
इनको कामयाबी मिली और 1878 में स्टैट्यूटरी स्टैटू सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन होता है। इसमें मिनिमम एज को भी बढ़ाकर 22 कर दिया गया। एग्जाम एट द सेम टाइम इंडिया एज वेल एज लंदन दोनों जगह पे होने लगे। अब ये एक बहुत बड़ी वजह थी डिस्काउंटेड। नतीजा क्या था देखिए, एग्जाम 19 साल या 21 साल, इससे पहले 21 साल किया गया था 1866 में। यही आईसीएस के लिए जो एग्जाम था उसको किसी और नाम से था, उस वक्त भी आईसीएस नाम था, लेकिन उस वक्त मिनिमम एज 21 साल थे। 1876 में 19 साल किया गया। उसका कारण ये था कि जो पोस्ट है ना, सिविल सर्विसेज पोस्ट, उसमें कम से कम इंडियन हो। 1887 में एक सर्वे किया गया जिसमें ये मालूम किया गया कि आउट ऑफ 900 सिविलियन पोस्ट, जिसमें इंडियंस की तादाद सिर्फ और सिर्फ 16 है, सिर्फ और सिर्फ 16, समझिए, आउट ऑफ 900 आईसीएस पोस्ट इंडियन की तादाद जो है सिर्फ 16 है। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह थी वो थी रेसिज्म। रेसिज्म, अब तक जो हम लोगों ने देखा वो रेसिज्म की बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल है, बट वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था। रेसिज्म हर एक आदमी के साथ था, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट मांग रहा हो, पढ़ा पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, सब के साथ। अब देखिए कि जो मिडिल क्लास थे उनके लिए एक और वजह थी रेसिज्म, वो क्यों थी। एक कॉमन सा स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा होगा, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आप समझ लीजिए कि इंडियंस की बात की गई है, एवरी इंडियंस। ऑलरेडी हम करप्ट थे, व्हाट एवर जो भी थे, यहाँ पर हमारा जो मुआवजा किया जा रहा है हमारे कंपैरिजन डॉग से। नो इंडियन वाज अलाउड टू राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट बिफोर एन इंग्लिश। किसी अंग्रेज के सामने किसी भी ब्रिटिश को या किसी भी इंडियन को ये अलाउड नहीं था कि वो घोड़ा या हाथी पे चढ़े, नॉट इवन घोड़ा हाथी, इवन ए पालकिन। आपने पालकी सुना होगा, उसी को इंग्लिश में पैलकिन बोल रहे हैं। पैलकिन से रिलेटेड मुद्दा एक अच्छा एग्जांपल था, देखिए राजा राम मोहन रॉय, इतने बड़े हस्ती को राम मोहन रॉय वाज इज अलाउड टू यूज अ पैलकिन। 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी, ही वाज अ सिटिंग मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उनको सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो पालकी में बैठे हुए थे। विद्यासागर को एक इवेंट था जब इंडिगो रिवोल्ट का एक विद्यासागर को म्यूजियम में सिर्फ इसलिए जाने नहीं दिया गया कि वो इंडियन थे और वो चप्पल पहनते थे, स्लीपर्स पहने हुए थे। तो देखिए ये कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन मैं जिन जिन लोगों की बात बोल रहा हूँ, वो राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी या विद्यासागर, ये लोग कोई आम आदमी नहीं थे। अगर इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है 1873 में, या उनके अपने अपने दौर में अगर ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आम आदमी की हैसियत क्या थी। तीसरा जो डिसकंटेंट होने का एक कारण था, वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए वेस्टर्न एजुकेशन में आजाद ख्याली है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका एक इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। इवन एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रॉब्लम से दो चार हो रही थी कि इंडिया में कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, कैसे कॉस्ट को कट किया जाए, तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर ने एक आइडिया दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि अगर आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है तो आप इंडियंस को इंग्लिश सिखाइए। सिर्फ इस बात के लिए इंग्लिश नहीं सिखाया गया कि अगर इंग्लिश सीख जाएंगे तो इन लोगों में आजादी की भूख लग जाएगी।
बट वक्त की जरूरत ऐसी थी कि इंग्लिश सिखाना ही पड़ा। जब इंग्लिश सीखा तो इन लोगों में एक फ्रीडम ऑफ थॉट आया। कुछ इन रिफॉर्मर्स की भी अपनी एक अपना एक रोल रहा था इसमें। खैर वो कभी और मौका मिलेगा तो वो अलग टॉपिक है, तो उसमें अभी नहीं जा रहे। इसमें डेरोजियो वगैरह का बहुत बड़ा रोल रहा है इस तरह के इम्पैक्ट इन चीजों के वेस्टर्न इम्पैक्ट को बढ़ाने में। दूसरा, कुछ लोग इंडिया से निकल के लंदन चले जाते हैं, तो वो वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो गैप था, वो जो डिफरेंस था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो सारा कुछ देख लिया। लंदन में क्या होता है, एट आफ्टर 1858 एवरी इंडियन वाज अ सिटीजन और अ सब्जेक्ट ऑफ क्राउन। तो लंदन में क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश है वहां पर उनके अपने राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में जो इंडियंस है, जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिश ही माने जाएंगे, इनके पास कोई राइट नहीं है। दे आर सिटीजन्स, वी आर स्लेव्स। ये है बहुत बड़ा फर्क। इसको सेटिस्फाई करने के लिए 1861 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, बोलता है कि कुछ इंडियंस, सम इंडियंस आर टू बी नॉमिनेटेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल। उसको उसका नाम इंडिया काउंसिल था, ठीक है, इंडियन काउंसिल। अब ये ऐसे कुछ लोगों में सिर्फ तीन नाम होता है, तीन लोग जाते हैं, तीन लोग मतलब 3 persons। नंबर 1 सर दिनकर राव, नंबर 2 महाराजा ऑफ बनारस, नंबर 3 राजा ऑफ पटियाला। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कभी मेंस के लिए क्लासेस हुए तो वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ये तीनों लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिश की बड़ी हेल्प की थी रिवॉल्ट को दबाने के लिए, इसलिए खुश होकर इन लोगों को ऑनर किया गया या इन लोगों को अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन में जो इम्पैक्ट पड़ा, इन लोगों ने नोटिस किया कि भाई जिनको बेनिफिट दिया जा रहा है इंडियन के नाम पे, वो असल में इंडियंस को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेचर में। कुछ और भी एक बहुत बड़ा कारण था, वो था इकोनॉमिक कारण। इकोनॉमिक रीजन क्या था, इकोनॉमिक रीजन में तीन सबसे बड़े नाम आते हैं। नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया एक बुक लिख दी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन, इसी बुक में उन्होंने एक थियरी दिया, ट्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। और एक काफी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम था रोमेश चंद्र दत्त। ना इन्होंने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, M.G. रानाडे। इन्होंने एक बुक लिखी इंडियन इकोनॉमी। ना ये बुक अलग अलग राइटर्स ने लिखी थी, लेकिन तीनों का मुद्दा सिर्फ एक ही था कि किसी तरह इंडियंस को ये बताया जाए कि किस तरह से इंडियंस का जो इंडिया का पैसा है वो ब्रिटिश ट्रेजरी में भरा जा रहा है, इंडियंस के कॉस्ट पे ब्रिटिश को सेटिस्फाई किया जा रहा है, बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। इससे एक डिस्कॉन्टेंट का लेवल बढ़ गया। ये सारे मुद्दे मिलकर जो रीजन पैदा करते हैं वो था पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म में क्या था कि अब अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। देखिए यहाँ पे ये कहना पैट्रियोटिज्म, यहाँ पे ये कहना कि आजादी पूरा ख्वाब था या आजादी ही टारगेट था या डेमोनिस्टस टारगेट था,
अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग टारगेट थे। 1885 से पहले तो डोमिनेंट स्टेटस का भी डिमांड नहीं था, सिर्फ हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। डोमिनेंट स्टेटस 1905 जोर पकड़ता है। उस वक्त कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वजूद में आ जाते हैं। 1930 के बाद कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज से कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट मेंटेलिटी के थे उन लोगों ने 1921 में ही पहले कह दिया था कि हमें कंप्लीट आजादी चाहिए। तो ये पैट्रियटिज्म अभी सिर्फ इतना समझना है कि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ काम करने वाले हैं। इसका टारगेट क्या है वो टाइम टू टाइम वेरी करने वाला है। इस वक्त इसका टारगेट कम से कम आजादी नहीं है। अब ये पैट्रियटिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ चीजों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें सबसे पहला नाम है लिटरेचर, दूसरा है पोइम्स, तीसरा है ड्रामा, फिर न्यूज़पेपर, एंड आखिरी टॉपिक आएगा वो है पॉलिटिकल एसोसिएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल एसोसिएशन जो शुरुआत नहीं थी वो किसी एक कॉज का एंड था। और ये पॉलिटिकल एसोसिएशन इन सब का फायदा उठाता है, या बोल सकते हैं इन सब ने मिलकर अपना अपना एक रोल प्ले किया है। सिर्फ पॉलिटिकल एसोसिएशन या सिर्फ लिटरेचर या पोएम या ड्रामा या न्यूज़पेपर या किसी एक इंडिविजुअल ने आकर मास प्रोटेस्ट करा दिया, इसकी वजह से इंडिया में इंडिपेंडेंस नहीं आया है और ना ही ये इंडियन हिस्ट्री का रियल फेस है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पेट्रोटिज्म पे शुरू होगा।